नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली में विपक्षी सांसदों के विरोध मार्च में अखिलेश यादव की बैरिकेड फांद छलांग बेहद चर्चा में है। सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के समर्थक अखिलेश यादव का वीडियो शेयर करते नहीं थक रहे हैं। चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप के साथ विपक्षी नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के सांसदों ने सोमवार को संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक एक विरोध मार्च शुरू किया था। इसी दौरान पुलिस ने सांसदों को रोकने की कोशिश की, बैरिकेड लगाए और इसी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये छलांग लगाई जो अब बेहद चर्चा का विषय बन चुकी है। देखते देखते अखिलेश यादव का वीडियो वायरल हो गया और सोशल मीडिया से लेकर विदेशी मीडिया तक में छा गया। सवाल यह है कि ये सिर्फ एक तस्वीर है या फिर नतीजों के नजरिए से समाजवादी पार्टी की तकदीर पर भी इसका कोई असर होने वाला है। इसके तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक कार्यकर्ता डॉक्टर लक्ष्मण यादव। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है अखिलेश यादव की इस छलांग पर? नीरज दा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से ही बात शुरू करता हूं। समाजवादी नेता लोहिया जी ने कहा कि जब संसद आवारा होने लगे तब सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाए। यहाँ तात्पर्य इनका यह है कि सड़कों पर जनता के हक हुकूक के लिए, संविधान के लिए, न्याय समता के लिए अगर आवाज बुलंद नहीं होगी तो संसद में जो फैसले लिए जाएंगे वो आम आवाम के हक में नहीं होंगे, वो बेलगाम हो जाएंगे, वो अपने हित अहित को देख करके होंगे। इस लिहाज से कल का दिन सड़कों का दिन था। कल का दिन सड़क पर उतर करके संसद को ये ऐलान करने का था कि संसद बेलगाम नहीं हो सकती और जमहूरियत में जनता की अदालत, जनता की आवाज सबसे अहम होती है। एक तो ये बात। दूसरी बात कि बहुत सारे लोग पिछले कुछ वर्षों में एक सवाल करते सुनाई देते थे कि विपक्ष कहां है। उनका निहितार्थ ये होता था कि सत्ता पक्ष को एक तरफा बहुमत है, सत्ता पक्ष का शीर्ष नेतृत्व चमत्कारिक लोकप्रियता हासिल करके जनता के वोट से सरकार बनाया है और हुकूमत के आगे सब बेपस्त है, विपक्ष तो कहीं है ही नहीं। तो कल विपक्ष का दिन था, विपक्ष सड़कों पर था और एकजुटता, लगातार ये कोशिश होती थी कि विपक्ष बिखरा हुआ है, किसी मुद्दे पर एक नहीं है, या चुनावी गठजोड़ होते हैं बाद में टूट और बिखर जाते हैं। कल एकजुटता का भी दिन था। उस पूरे दिन में जब अखिलेश यादव की वो तस्वीर जिससे आपने ये बातचीत शुरू की, वो एक छलांग सामान्य छलांग नहीं है, वो एक ऐसी छलांग है जो इस देश के हारे हुए मन पर, निराश होते हुए लोगों के दिलो दिमाग पर एक उम्मीदों का ऐसा सकारात्मक छिड़काव है कि नहीं, कितना भी बुरा वक्त हो, कितने भी तानाशाह हुकूमत से लड़ना हो, लड़ने की उम्मीद हमेशा कायम रहती है। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री का बेटा रहा हो, आरोप झेलता हो कि परिवारवादी है, 5 साल मुख्यमंत्री खुद रहा हो, काम करके दिखाया, काम पर वोट नहीं मिला, फिर उसके बाद विपक्ष में रहते रहते उस व्यक्ति ने कितने आरोप सुने, कितनी उलाहनाएं, कितने अपमान सुने, लेकिन विपक्ष में रह करके जिसने एक चीज नहीं भूली, विचारधारा संघर्ष की। तो वो जो छलांग है वो उस विचार की छलांग है। यही मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने, जो क्योंकि एक तिकड़ी बनी है ना, विपक्ष तो लगातार ये कह रहा था 2020 में बिहार का विधानसभा चुनाव हारे, आगे आपकी बातचीत होगी तो मैं उसको विस्तार से बताऊंगा, तो बिहार से आरजेडी ने उसको आवाज उठाई। यूपी में 22 में अखिलेश यादव ने 18,000 एफिडेविट देकर के कहा था कि चुनाव आप प्रभावित कर रहे हो। उपचुनाव जिस तरह से यूपी में हुए उसके लिए तो कहा कि चुनाव आयोग मर गया है, हम कफन देने जा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन राहुल गांधी ने पूरे देश को एक हिम्मत दी, आंकड़ों के साथ, तथ्य के साथ। तब भी जब चुनाव आयोग नहीं सुना और तीर चला था चुनाव आयोग पर और दिल में दर्द हुआ बीजेपी के, तब पूरा विपक्ष, इतिहास में शायद पहली बार इतने सांसद सड़क पर उतरे। तो ये जो एक हिम्मत मिली छलांग लगाने की,
निडर होने की, बेखौफ होने की। मुझे लग रहा है वो हक और सच की विचारधारा की हिम्मत है, और ये छलांग का असर बहुत दूर तक जाएगा। ये आपने ठीक कहा, अगर ये 37 सांसद, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, रीजनल पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी नंबर 1 की, उसका नेता एक तो राजनीतिक कामयाबी से हौसला लेता है कि उसके पीछे 37 सांसद, 36 सांसद उसके खड़े थे, और उसके बाद वो ये छलांग लगाकर साबित कर रहा है कि लड़ने वाले, वो है ना, एक फिल्म का गाना है कि जो लड़ सका है वो ही तो महान है। तो फिलहाल वो लड़ने वाली तस्वीर थी, इतना ही मैं कहूंगा जी। आपने चूंकि चलिए बात आप की पिछले चुनावों की, राहुल गांधी की, तो जातीय जनगणना से लेकर बिहार की वोटिंग लिस्ट से लेकर चुनाव आयोग पर अब ये कोट अनकोट वोट चोरी के ताज़ा आरोप तक, इस पूरी मुहिम को राहुल गांधी लीड कर रहे थे। क्या इस एक छलांग ने अखिलेश यादव को उनके बरक्स या उनके समक्ष लाकर खड़ा कर दिया है इस मुहिम में? आ, पता नहीं दादा, ये राजनीतिक रूप से ये तुलना कितनी जायज है, आ, शायद कहना मुश्किल है, क्योंकि राहुल गांधी की अपनी शख्सियत है, अपनी लड़ाई है, और वो लीड कर रहे हैं। वो एक नेशनल पार्टी के और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के 100 सांसदों के नेता, प्रतिपक्ष के कुर्सी के एक बड़े चेहरे हैं। तो उनकी अपनी भूमिका है विपक्ष की राजनीति में। और अखिलेश यादव एक, फिलहाल तो वो एक रीजनल पार्टी के नेता हैं, उनके पीछे 36 सांसद ही हैं, और पूरे देश में उनका संगठन नहीं है। कोशिश में वो होंगे, वो एक अलग चीज है। तो पहली टिप्पणी तो मेरी ये है कि दोनों बिल्कुल अलहदा शख्सियत हैं, दोनों की अपनी खूबियां हैं, दोनों के अपने शैली है राजनीति की, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, बखूबी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हाँ, कुछ मामलों में दोनों कॉमन है, दोनों की छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई, दोनों को फेल बताया गया, दोनों को हारा हुआ, क्या क्या किया, और इन दोनों ने पिछले कुछ वर्षों में निखार हासिल किया है, राहुल गांधी में भी और अखिलेश यादव में भी, वैचारिक रूप से भी। आप जाति जनगणना का जिक्र आपने किया, आज जाति जनगणना के लिए अखिलेश यादव सरकार में थे तो शायद ये आवाज नहीं सुनाई दे रही थी 12 से 17 में। 19 के बाद से लगातार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जाति जनगणना के बिना समाजवाद और सामाजिक न्याय नहीं आएगा। आज राहुल गांधी कांग्रेस के पूरे अतीत, उसकी गलतियां, उसकी खामियां, सबको परे रख करके वैचारिक रूप से एक शानदार तेवर में खड़े हैं। ये एक बात है। तो कॉमन भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ अलहदा भी है। हाँ, अब अगर खास बात इस पर करें कि उस एक छलांग ने क्या उनके बराबर लाके खड़ा कर दिया है, मैं एक बात कहूं कि बराबरी विचार से आती है। एक दो छोटी छोटी चीज वक्त लेकर के कह देता हूं। 17 में दो लड़कों की जोड़ी कह के बदनाम किया गया, कहा गया कि फेल हो गए दोनों लड़के। वो गठबंधन अखिलेश यादव की और राहुल गांधी की कोशिशों का नतीजा था। दोनों में बहुत कुछ मेल खाता था, गठबंधन नहीं चला, टूट गया, अलग हो गए। 19 में कोई कोई और गठबंधन था, 22 में कोई और गठबंधन था, 24 में जब पूरे देश के सामने संविधान बचाने की एक मुश्किल थी। और याद करिए नीरज दा कि जिस दिन नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन में नहीं है, वो बीजेपी में चले गए, क्योंकि वो धुरी थे, वो सबको एक करने की धुरी थे। ऐसा लगा कि अभी इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा। आपको ममता बनर्जी जी बहुत ज्यादा इसमें उस तरह से शामिल नहीं थी, अरविंद केजरीवाल के सुर अलग होते थे, आरजेडी का मामला अलग था। अखिलेश यादव ने उसी दिन शाम को ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में हमने 11 सीटें कांग्रेस को दे दी, बाकी पर बातचीत चल रही है, इंडिया गठबंधन एक है, इंटैक्ट है। और उसके बाद जीते तब भी, उसके बाद सदन में पहुंचे तब भी, आज भी। और एक वाकये से मैं बता देता हूं कि कैसे वो गठबंधन को एक करने की कोशिश करते हैं। अगर एक केमिस्ट्री मेल नहीं खाती तो शायद ये अखिलेश और तेजस्वी एक नहीं होते। विचार भी मेल खाता है। अब वो जिसका जिक्र मैं घटना का कर रहा हूं कि एक माइक R. चैनल का जब पहुंचता है और अखिलेश यादव बैरिकेड पार करके बैठे हैं, सड़क पर बैठे हैं, और उस समय एक बयान देते हैं किसी की बाइट पर कि भाई क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि जो ह्यूमर और विट है अखिलेश यादव का, अपनी शैली में वो बयान देते हैं कि हमने सुना है पुलिस की वैन आ रही है और हम सारे सांसदों को पुलिस वैन में बिठाकर चुनाव आयोग ले जाएंगे। तो उधर से एक सवाल आता है कि क्या समाजवादी पार्टी अकेले जाना चाहती है? तो वो कहते हैं अरे रे भाई, तुम झगड़ा कराओगे क्या? तो उसके बाद वो माइक देख करके कहते हैं अरे भाई तुम तो बीजेपी वाले चैनल। तो एक बात, इसका मतलब क्या है कि कोई स्लिप ऑफ टंग भी ना हो कि गठबंधन में कोई दरार दिखे, कोई ये कह दे कि अखिलेश यादव बैरिकेड इसलिए कूद गए,
वो एक सोची समझी रणनीति थी, वही अकेले जाना चाहते थे, ऐसा कुछ भी नहीं। सबकी अपनी शैली होती है, सबके अपने तरीके होते हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव एक जमाने में हल्ला बोल रैली किया करते थे, और सड़क पर आज भी आप गूगल करेंगे तो अकेले एकदम चौराहे पर खड़े हैं मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री पूर्व रह चुके हैं, और पुलिस दोनों बाहें पकड़ी हुई है, उठा कर ले जा रही है। तो समाजवादियों का संघर्ष का पुराना रिश्ता रहा है। मुझे लग रहा है कि पूरे समाजवादी इस बात से खुश हुए और देश के युवा इस बात से खुश हुए कि 52-53 साल का एक युवा चार चार बैरिकेडिंग कूद गया, तो ये हिम्मत सबको मिली है। और इतने ही रूप में इसे देखा जाना चाहिए। किसी को पीछे करके खुद आगे निकलने जैसी प्रतिस्पर्धा है नहीं। विपक्ष एकजुट होकर के एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। जी, की बात की, बहुत पुराना एक टीवी पर इश्तेहार आता था, याद आ गया वो गुजरा जमाना। तो लोग कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव का जमाना याद आ गया है। ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता लगातार आरोप लगाते हैं कि एसी रूम की पॉलिटिक्स करते हैं अखिलेश यादव। तो ये ऐसे आरोपों को एक झटके में अखिलेश यादव का जवाब मानते हैं आप? मैं इसको जवाब नहीं मानता। असल में मैं उस आरोप को ही उथला या आधारहीन मानता हूं। हाँ, लेकिन राजनीतिक बयान है। मुझे याद है आजमगढ़ का चुनाव, उपचुनाव हारे थे, धर्मेंद्र यादव हारे थे, और उसके बाद से कई तरह के बयान थे, लेकिन अंदर कहानी कुछ और थी। ओम प्रकाश राजभर जी 22 के चुनाव में गठबंधन में शामिल हुए थे, बड़े नेता हैं। मैं ऐसे तमाम बहुजन नेताओं की, चाहे वो नीतीश कुमार हो, रामविलास पासवान हो, ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, एक अर्थ में मैं सम्मान जरूर करता हूं कि जिन तबकों से और जिस संघर्ष से वो लोग निकल के आए वो सामान्य नहीं है। वो इस देश में किसी पिछड़ी, अति पिछड़ी दलित समाज का कोई व्यक्ति, लीडर, ये ओम प्रकाश राजभर ऑटो चलाते थे, बहुत सामान्य व्यक्ति थे, और कांशीराम की नर्सरी से जब निकले तो ये लोग शानदार नेता हुए। एक बात, हाँ, लेकिन उनके राजनीतिक फैसलों से हमें आपत्ति रहेगी कि जिनके खिलाफ आपकी लड़ाई थी, आज आप उन्हीं के साथ खड़े होकर के न अपने समाज को कुछ दिलवा पा रहे हैं, न आपको कुछ मिल रहा है। कई बार आप पिछली सरकार में थे तो आप फरसा लेकर के खुद ही सड़क बनाने चले गए थे, आपकी इतनी नहीं सुनती थी, और आज भी आपको कितना सुनती है सरकार ये आप भी जानते, बाकी लोग। वो एक पॉलिटिकल बयान था अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को कि वो एसी में रहते हैं। दरअसल मैं ये कहूं कि हर नेता हर दिन बैरिकेड नहीं कूदता, नंबर एक। हर नेता हर दिन रैलियां नहीं कर सकता, संसाधन नहीं होते, मुद्दे नहीं होते। कई बार संगठन के अंदर काम करना पड़ता है, कई बार अलग अलग जगहों पर अलग अलग भूमिका में काम करना पड़ता है। मैंने जितना अखिलेश यादव को देखा है, या बाकी लोग भी देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में, वो अखिलेश यादव 24/7 वाले हैं। और मैं इसीलिए राहुल गांधी से तुलना करते हुए बात कह रहा हूं। राहुल गांधी को भी पार्ट टाइम कहा जाता था कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, और आज जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, जितनी मेहनत अखिलेश यादव कर रहे हैं, रविवार के दिन भी अपने पार्टी ऑफिस में बैठना, लोगों से मिलना, जिले जिले जाना, कार्यकर्ताओं से मिलना, सम्मेलन करना, और जब जब वक्त सही आए संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होना। फूलपुर की वो रैली याद करिए जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ बैठे हुए हैं, माइक खराब हो गया, और सामने जैसे लगता था, लोग कहते हैं साहब कि लहर बड़ी चल रही थी मोदी जी के साथ और योगी जी के साथ। 14 के आसपास का माहौल अलग रहा होगा, लेकिन 19 का चुनाव मैंने देखा है, 22 का विधानसभा चुनाव देखा है, 24 का चुनाव देखा है। जो भीड़, जो हुजूम था, वो तो अखिलेश यादव के साथ खड़ा था, और सरकार कोई और बनाता है, ये तो खैर और बात है। इसका मतलब वो नेता अगर एसी का नेता होता तो वो 22 के चुनाव में क्या हुजूम वाला चुनाव था। परिणाम अलग है, वो बात अलग है। तो ऐसा नहीं कि एसी में वो बैठे रहे होंगे या 24 में बैठे थे या अभी बैठे रहे होंगे। मुझे लग रहा है कि वो आरोप ही हल्का था, लेकिन हाँ, इस तरह की कोई बात अंतस चेतन में भी किसी की रही होगी तो पसीने में लथपथ, पुलिस से टकराते, पुलिस की वैन में सवार होकर थाने जेल में डिटेन होकर जाते, लड़ता हुआ नेता सबको पसंद है, ये बात मैं जरूर कहूंगा। इस देश का युवा, इस देश का विपक्ष, इस देश का हर नागरिक जो हुकूमत में बदलाव चाहता होगा, उसे सड़क पर लड़ते हुए नेता सबसे अच्छे लगते होंगे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो। चलिए थोड़ा सा विषय बदलते हैं। जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन का ये प्रदर्शन चल रहा था, तब यूपी के फतेहपुर में एक मकबरे में हिंदू संगठन तोड़फोड़ कर रहे थे। वहां पर पुलिस की मौजूदगी में एक तरीके से घेराबंदी करके पूजा पाठ कर रहे थे, और एक मकबरे पर दावा कर रहे थे कि ये मंदिर है और ये हमारा है। कैसे देखते हैं आप इसे?
फलसफा परिंदों से सीखना है हमें जिंदगी का, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। इस मुल्क में समाजवाद, सामाजिक न्याय, संविधान की लड़ाई ये कहती है कि मजहब के नाम पर फसाद इस लोकतंत्र की जड़ को कमजोर करेगा। 1992 का दृश्य, जो लोग, हम लोग तो उस समय इस तरह से नहीं थे कि हमें वो चीजें आंखों देखी याद हो, लेकिन जितना हमने पढ़ा है, एक भीड़ का इकट्ठा होना, भीड़ का निर्णय लेना, भीड़ का एक्ट करना, और पुलिस प्रशासन रोक न पाए, यही मुलायम सिंह यादव थे, वही लालू यादव। समस्तीपुर में एक रथ रोका था, आज तक उसकी सजा पा रहे हैं। लेकिन आज तक कोई नहीं कह सकता, राजनीति अपनी जगह साहब, आप बहुमत में हो तो आपको संख्या बल और भावनात्मक विषय के हिसाब से कह दो कि आप सही थे, लेकिन वो रथ संवैधानिक रथ नहीं था जिसे समस्तीपुर में लालू यादव ने रोका। वो रथ उन लोगों का नुमाइंदगी करता था जो कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाले थे, जो जगदेव बाबू के विचार के खिलाफ लड़ रहे थे, बीपी मंडल के खिलाफ लड़ रहे थे, जो संविधान को अपना पहला ग्रंथ नहीं मानते, दिल में, मजबूरी में तो मानते हो। एक उस तरह के विचार की नुमाइंदगी। और फिर 1992 क्या हमला हो गया, और उसके आज कोर्ट ने कहा, 2010 हाई कोर्ट इलाहाबाद, 2019 सुप्रीम कोर्ट, कभी किसी ने नहीं कहा कि वो जो हमला किया था आपने, वो इमारत तोड़ दी थी बाबरी मस्जिद, वो सही था। सबने कहा कि वो गैर कानूनी था, कोर्ट ने कहा है। लेकिन भावनाओं पर फैसला, देश में क्या हो रहा है साहब, चीफ जस्टिस कह रहा है कि जब इतना बड़ा फैसला लेने जाना था तो मैंने भगवान को याद किया, और भगवान और खुदा के बीच झगड़ा, सो कॉल्ड, उसको आप फैसला दे। खैर, अभी जगदीप धनखड़ साहब गायब हैं, बेचारे इतने बीमार थे कि इस्तीफा दे दिए, कोई भाजपा वाला गया नहीं। मैं एक भी तस्वीर नहीं देख पा रहा हूं कि बीमार है तो कोई हालचाल तो लेने जाए। और चुनाव आयोग पे क्या हो रहा है ये देख ही रहा है। देश में इतनी बड़ी चीज, और ऐसे वक्त में एक भीड़ इकट्ठा हो, भीड़ कई दिन से वीडियो बनाए, भीड़ कई दिन से ये आरोप लगाए कि नहीं साहब मंदिर है, हम तो हमला करेंगे, पुलिस प्रशासन पता नहीं क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। अरे भाई, पहलगाम में आतंकी घुस गए, नहीं जवाब दे पाए, यहां तो तुम्हारा जिला, तुम्हारी पुलिस, तुम्हारे लोग, तुम्हारी इंटेलिजेंस, और इतनी बड़ी भीड़ जुट रही है, हमला कर दे रही है, गालियां दे रही है, वीडियो बनवा रही है, और जिन जिन लोगों में हिंदुत्व का खुमार था वो लोग जाकर के हमला कर रहे, कब्र तोड़ रहे हैं। ये जानबूझ करके करवाया गया है। नंबर 1 टिप्पणी दादा, कि हेडलाइन बदल जाए। ये जो वोट चोरी का मुद्दा, पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर पर अभी बहस चल ही रही है, कौन किसका विमान गिराया, किसका बयान कब आ रहा है। मोदी जी का अभी सरकार से बयान मांगा ही जा रहा है। उधर इतना बड़ा चोरी, संविधान पर हमला, हेडलाइन नहीं बदल रही थी। हेडलाइन बदलने के लिए एक तो ये कृत्य किया जा रहा है। और आज का मैं एक वाकया बताऊं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री जब खड़े होकर के कह रहे हैं कि 150 लोगों पर मुकदमा हो गया है और पुलिस कार्रवाई करेगी, सरकार इसमें शामिल नहीं है। चलिए, अच्छा है, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। जब नाम पढ़ने गए तो मुख्यमंत्री कहे कि नहीं नहीं, नाम पढ़ना छोड़ दीजिए। जरा बताओ तो सही, कौन लोग थे, किसके प्रायोजित लोग थे, किस संगठन के लोग थे, किस बजरंग दल, कौन कौन अपनी लाइफ चला रहा था। इसका मतलब ये सुनियोजित तरीके से सत्ता, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, असली मुद्दों पर बहस न हो इससे भटकाने के लिए, फिर से हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कर दो, फिर से इधर हमला करवा दो, उधर हमला करवा दो। ये राजनीति मुझे लग रहा है अब जनता स्वीकार नहीं करेगी। मैं इस राजनीति को बहुत खराब राजनीति मानता हूं जी। अखिलेश यादव ने भी ये कहा है कि भाजपा जब पोल खुलती है तो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करती है। ये अखिलेश यादव का भी बयान रहा है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, थोड़ा वक्त का तकाजा है, सवाल तो कई थे, कि यूपी में धार्मिक गोलबंदी और जातीय गोलबंदी यानी पीडीए, ये दो धाराएं आपको दिख रही हैं क्या? और अगर दिख रही हैं तो कौन सी धारा आज की तारीख में भारी दिख रही है? थोड़ा छोटा जवाब चाहूंगा, वक्त का तकाजा है। अब मुझे लग रहा है कि दादा जवाब इसका इतना सीधा और छोटा है कि धार्मिक गोलबंदी के नाम पर उत्तर प्रदेश ठगा गया। मैं कह रहा हूं ठगा गया क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का झूठा प्रचार है, निवेश आया नहीं, रोजगार मिला नहीं, 2018 के बाद से शिक्षक भर्ती आई नहीं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कंपोजिट ठेके खोले जा रहे हैं, किसानों की बदहाली ये है कि खाद की लाइन में लग करके लोग मारे जा रहे हैं, अस्पतालों की बदहाली की तस्वीरें ऐसी हैं कि लोग रोंगटे खड़े हो जाएंगे, नौजवान बेरोजगार है। ये सब उत्तर प्रदेश में मिला है। किस राजनीति के रास्ते चलकर मिला है? धर्म की राजनीति के। तो धर्म की राजनीति अब चलती हुई नहीं दिख रही है, नंबर 1। क्योंकि कितना भी कांवड़ यात्रा पर आप सब
फूल वूल बरसा लीजिए। युवा को रोजगार चाहिए साहब, वो शिक्षक भर्ती चाह रहा है और वहां आप फेल हो रहे हैं। एक बात, धर्म की राजनीति फिर लाई जाएगी 27 के पहले, ये भी सही है, क्योंकि उनके पास और कोई राजनीतिक विकल्प नहीं है। वो बार बार मजहब की बात करेंगे, संभल की बात करेंगे, आंखें गुस्सा करके योगी जी ये सब कोशिश करेंगे। मेरा मानना है कि ये चलेगी नहीं, क्योंकि जनता सरोकारी मुद्दों पर एकजुट होना चाहती है। अब इसका दूसरा पक्ष, जाति की राजनीति बीजेपी करती है, सबसे बड़ी जाति की राजनीति बीजेपी करती है। बीजेपी एक एक सीट, एक एक जगह, एक एक नेता, एक एक सब कुछ देख करके वो करती है। लेकिन उन जातियों को जिनको झूठ बोल करके कि 86 में 56 एसडीएम यादव बन गए, आ जाओ पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों हमारे साथ आ जाओ, तो नाराज करके फूट करके उन जातियों को अपने साथ लाया गया। इस बार 10 साल बाद वे जातियां सवाल कर रही हैं, थानों में सबसे ज्यादा हमारे लोगों पर अत्याचार हुए, आरक्षण हमारा खत्म हो रहा, संविधान पर हमला तुम कर रहे हो, और शिक्षा बर्बाद करके हमें कुछ मिला नहीं। इसका मतलब यह कि जो पीडीए के नाम पर उन तमाम 90% एकजुटता की बात की जा रही है, यह उत्तर प्रदेश की आवाम की बात है। समाजवादी पार्टी तो बस तो गोलबंद कर रही है। ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि 27 में उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा, संविधान के नाम पर पड़ेगा, सामाजिक न्याय के नाम पर पड़ेगा, आरक्षण के नाम पर पड़ेगा। और ये सब कुछ पीडीए के साथ खड़ा दिख रहा है, बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है। अगर यही माहौल रहा, मैं एक बात और दावा कर दूं दादा, अगर आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए तो मैं गलत न कहूं, 300 सीटों के आसपास अगर बीजेपी हार न जाए तो कहिएगा। ये मेरा मानना है। लक्ष्मण यादव का मानना है कि आज चुनाव हो तो बीजेपी पक्के तौर पर हारती हुई दिखेगी। लेकिन अखिलेश यादव की एक छलांग जो अखबारों से लेकर टीवी की सुर्खियों तक, सोशल मीडिया की चर्चाओं से लेकर विदेशी मीडिया की हेडलाइंस तक हलचल मचाए हुए है, उसने उत्तर प्रदेश से लेकर देश की राजनीति तक कई मौजूदा सवालों में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, जिनका असर आने वाले दिनों में हमें दिखेगा। डॉक्टर लक्ष्मण यादव से हमने उसे समझने की कोशिश की। हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए लक्ष्मण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।